सिर्फ नाम लेना इबादत नहीं, खुदा का सिर्फ नाम लेना इबादत नहीं, पानी का जिक्र करने से प्यासे नहीं बुझा करती। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्वेक्षा मिश्रा और आज मैं आप सबको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपनी राइटिंग से मानो हम सबको हंसाने का जिम्मा लिया हो, मानो वो हम सबको सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, जिन्होंने कॉमेडी नाइट्स बचाओ, कॉमेडी सर्कस, एंटरटेनमेंट की रात जैसे शोज़ लिख के हम सबको हंसाया। तो आइए उनकी ही एक शायरी से उनका स्वागत करते हैं। तो गौर फरमाइएगा, हम जिक्र नहीं करते महफ़िलों में उनका, हम जिक्र नहीं करते महफ़िलों में उनका, किसी के जहन में उनकी तस्वीर बने हमें जलन होती है। तो हेलो एंड वेलकम शोभित सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो बी वोकल विद अनुवेक्षा में। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुवेक्षा जी, आपने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया। हम सब के बीच थोड़ी सी खुशी बांटने, इस लॉकडाउन के दौरान हम सब थोड़े से स्ट्रेस हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हम सब के साथ थोड़ी सी खुशियाँ बांटेंगे। एक बात बहुत अच्छी बोली आपने कि शोभित जी कॉमेडी राइटर हैं और आएंगे हमारे साथ खुशियाँ बांटेंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको पता है कि हम कॉमेडी लिखते हैं तो वो सीधा बोलते हैं चलो हंसा के दिखाओ। तो यार मतलब हम अगर डॉक्टर होते तो वो सामने बोलते चलो ऑपरेशन करके दिखाओ। अच्छा वो इंजीनियर नहीं है वरना बोलते चलो पुल बना के दिखाओ, वरना मानेंगे नहीं। तो आपका स्वागत करने का तरीका मुझे बहुत अलग लगा, बहुत आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। जी, वैसे ये बात तो आपने बहुत सही कही है कि लोग आपको कहते हैं कि जब भी आप मिलते हो तो कहते हैं कि हंसाओ, चलो हंसाओ, बट वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है, क्योंकि आपने अभी 2 मिनट के लिए मुझसे बात की और देखिए आपने मेरे चेहरे पे हंसी लाई है। तो मैं ये बात मानती हूँ कि राइटर्स और जो कॉमेडी राइटर्स होते हैं वो वाकई बने ही हंसाने के लिए हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ये कर रहे हैं और हमें हंसाते हैं, कि आप अपने काम से हम सबको हंसाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक हंसी ही ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल से मिलती है और हम सब अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों, आप जैसे कलाकारों की वजह से हम सब थोड़ा सा हंस पाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे बिता रहे हैं आप अपना लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन ऐसा कहा जाता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो किसी के लिए ये बहुत पीड़ादायक था, बहुत पेनफुल था, और किसी के लिए शायद ये मच नीडेड टाइम था। तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मेरे लिए, मैं दूसरे वाले पाले में आता हूँ कि मेरे लिए मच नीडेड टाइम था और मैंने बहुत कुछ जो ज़िंदगी में सीखना चाह रहा था और नहीं सीख पा रहा था कमिटमेंट्स की वजह से। कभी कोई प्रोजेक्ट लिखना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन शायद ऊपर वाले ने कहा भाई रुक जाओ, ठहर जाओ, इतनी भी क्या दौड़ भाग करना। एक प्रॉपर टाइम मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें हमेशा से था, जैसे बचपन से मैं ये महाभारत और रामायण में सुनते आ रहा था, मुझे सबके कैरेक्टर्स पता थे, मालूम थे, लेकिन मैंने कभी इतने डिटेल में देखा नहीं था और वो बहुत मैं कभी पूरी पढ़ नहीं पाया। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जानूं और ज़्यादा अपने धर्म को, और बहुत कुछ सिखाता है। तो मैंने पूरी महाभारत देखी, रामायण देखी, बुद्ध देखे, और स्पिरिचुअलिटी को मैंने काफ़ी टाइम दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वयं ईश्वर ने समय रोक के रखा है कि भाई जिसको सीखने की चाह है वो सीख पाएगा। तो मेरे लिए लॉकडाउन एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने थोड़ी बहुत तो मराठी भी सीखी। आपल्या हात जोडून विनंती आहे, कृपया आपल्या आपल्या घरी राहा, अजून नवीन नवीन प्रकार शिका, जैसे मैं सीखतोय। तो लखनऊ का लड़का हूँ, मराठी बोल रहा हूँ, बड़ा फ़ायदा होता है, कभी कभी चालान भी बच जाता है यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इग्नोर किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर इंडस्ट्री के लोगों को सपोर्ट किया गया है इस पैंडमिक सिचुएशन में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, मुझे तो लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो इग्नोर नहीं हो सकती है। आप देखिए कनिका जी को कोविड-19 पॉजिटिव निकला था, तो 1 महीना वो खबर चली थी, और आज हालत देखिए, बॉम्बे के हॉस्पिटल्स, दिल्ली के हॉस्पिटल्स, लाशों का पता नहीं चल रहा है, कौन कितने लोग मर रहे हैं, कुछ हिसाब ही नहीं उसका। तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो इग्नोर नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे फेम जुड़ा हुआ है, तो जो भी होता है वो फ्रंट पे आता है।
हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे स्पॉट दादा, सेटिंग दादा, तो उनके साथ वो मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी डेली वेजेस वाले वर्कर्स हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई है जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वर्कर्स के साथ हुई होगी। और मैं फंड रेजर्स के बहुत खिलाफ रहा। मेरे कई आर्टिकल्स आए कि फंड रेजर मुझे लगता है वो सही रास्ता नहीं था किसी की हेल्प करने का। मुझे सोनू सूद का रास्ता अच्छा लगा। मैंने कई लोगों की, जो मेरे जानने वाले, जो शुरुआती दौर में अपनी कोशिश कर रहे थे अपने एक्टिंग में, राइटिंग में, सिंगिंग में, जो जीना चाह रहे थे और जो मुश्किल में आ गए थे, तो मैंने डायरेक्टली हेल्प जितनी कर पाया मैंने की। जा के बांटा। हालांकि ये बोलने वाली चीज़ नहीं होती है। ऐसा कहावत है कि आप दान करो तो दाएं हाथ से अगर दान कर रहे हो तो बाएं को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारी इंडस्ट्री में भी एकता है। अगर हम साथ में काम करते हैं, एक तो कलाकार लोगों की इंडस्ट्री है ये, और हम लोग थोड़ा सा और भी लाइफ को डीपली जीते हैं, इमोशनली जीते हैं, तभी हम उसको व्यक्त कर पाते हैं। तो हमसे पेन थोड़ा नहीं देखा जाता है। तो इंडस्ट्री में है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। जी, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी इस बात से कि स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर हम किसी चीज़ को एम कर लेते हैं और उसको पाने की एक चाह होती है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहूँगी। तो गौर फरमाइएगा कि कहते हैं कि कोई लेखक ऐसे ही नहीं बन जाता। कहते हैं कि कोई लेखक ऐसे ही नहीं बन जाता, उसने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप लोग ही लेखक हमारे जो हैं, वो लोग ही हमें ज़िंदगी की हर एक चीज़ बारीकी से दिखाते हैं। कई बार हम कई चीज़ें फ़ील करते हैं और हम उसे कैसे बयां करें हमें नहीं पता चलता। जैसा कि हम कहते हैं, अगर एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, मूवीज़, सीरियल्स, ये सब कुछ नहीं होता, तो हमारी ज़िंदगी कुछ अधूरी सी लगती। तो आप लोग ही हैं जो एक कलाकार के अंदर, एक एक्टर के अंदर जान देते हैं, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो एक एक्टर कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं जानना चाहूँगी कि कितना वक्त लगा आपको इस मुकाम तक पहुँचने में? देखिए, दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो आपके सवाल में पहली चीज़ थी कि एक स्क्रिप्ट के बिना एक एक्टर कुछ नहीं होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन है, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। ये केमिस्ट्री फार्मूला जैसा है, तो NaCl को मिलाएंगे तो ही NaCl बनता है। ये वैसा ही है, ज़िंदगी का फार्मूला है ये। तो अभी जैसे सलीम जावेद साहब ने शोले लिखी, उसमें एक डायलॉग था, कितने आदमी थे। कितने आदमी थे कोई डायलॉग नहीं होता है, लेकिन उसको अमजद खान साहब ने बोला और वो अमर हो गया। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि वो कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से दो लोग जैम हो जाते हैं, फिर मिरेकल्स होते हैं, फिर कुछ भी होगा, वो एक पसंद करने के जोन में आ जाता है, पसंद ही किया जाएगा उसको। इतना वक्त हुआ, देखिए, वो 5 सवा 5 साल हो गए, लेकिन मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये टाइम कब बीत गया। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हो, जैसे आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो, तो कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो कब 5 सवा 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। और इतना कुछ लिख दिया, इतना कुछ लिख रहा हूँ, इतना कुछ अभी लिखने का सोचा है, तो वक्त नहीं पता चला। और मुझे लगता है कि शायद अभी एक मैगज़ीन ने निकाला था कि मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग टीवी राइटर हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज़ मेरे क्रेडिट में जा रहे हैं। तो इसका भी कारण ये है कि इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इतनी ज़्यादा लिखने का मन है कि लिख रहे हैं, और जब रेस्ट मोड पे हैं तो भी लिख रहे हैं। बस जॉनर अलग कर दिया है, सुबह से लेकर शाम तक कॉमेडी लिख रहे हैं, फिर रात में लगता है कि यार अब थोड़ा रेस्ट किया जाए, तो वो भी लिख रहे हैं, लेकिन वो फिर शायरियाँ हो जाती हैं, वो फिर पोइम्स हो जाती हैं। तो ये सारी बातें थी हमारे इस पैंडमिक सिचुएशन के बारे में। तो आइए अब कुछ गुफ्तगू करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसी रही आपकी स्ट्रगल लाइफ अब तक, कैसे आप इस मुकाम से इस मुकाम तक पहुँचे। तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रगल एक ऐसा वर्ड है। स्ट्रगल मेरे हिसाब से वो नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आया और यहाँ पे बैंड्रा के बैंड स्टैंड के बेंच पे सोया था, वो उसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ। स्ट्रगल इज़ समथिंग इनसाइड,
हमारे मन में चल रहा होता है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे, वो डर, वो सारे लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। तो आई थिंक जो स्ट्रगल है मेन, वो अंदर ही होता है। और जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, आपको 10% भी अगर आभास हो गया इस बात का कि आप क्या हो, तो 90% आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है तो आप फ्लाइट करके जाओगे, आप रोडवेज से निकल जाओगे, अपनी गाड़ी से निकल जाओगे, टैक्सी कर लोगे, बस कर लोगे, कुछ नहीं मिला पैदल निकल जाओगे, पैर नहीं हुए घुटने के बल जाओगे। लेकिन अगर पता ही ना नेपाल जाना है तो आप कैसे भी जाओगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको इंडिया से नेपाल की तरफ जाना है या श्रीलंका की तरफ नीचे साउथ में जाना है, तो आप हेलीकॉप्टर में भी रहोगे ना तो आप सिर्फ चक्कर काटोगे, बिकॉज यू हैव नो आइडिया ऑफ द डायरेक्शन। आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। तो वो प्रॉब्लम मुझे भी आई, वो सबको आती है। और मुझे लगता है अगर जितनी जल्दी पता चल जाए इंसान को कि क्या है, तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा सकता है उस शक्ति के ऊपर जिससे ऊपर वाले ने नवाजा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लता मंगेशकर जी हैं। अब जितनी जल्दी अगर उनके जीवन में उनको आभास हो गया होगा कि मैं लता मंगेशकर हूँ, तो उनको बेसिक्स तो पढ़ाई, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं हूँ, बेसिक्स तो सबको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत डिटेल में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीज जो है वो किसी और चीज़ का है, एक आर्टिस्ट का है, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सोनू निगम पैदा हुआ है तो वो क्या करेगा केमिस्ट्री के PhD करके, तो वो जब बड़ा होता जाता है तो उसको फिर लगता है अरे यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया क्या। शायद वो टाइम अगर मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया होता तो वो और उजागर होती, वो और हाईलाइट होती, वो और ब्लूम करती। तो मुझे लगता है कि सारा स्ट्रगल जो है वो खुद को पहचानने, खुद को जानने में ही जाता है। अगर एक बार वो पता चल गया तो आई थिंक आधा स्ट्रगल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है अगर जितनी जल्दी पता चल जाए इंसान को कि क्या है, तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा सकता है उस शक्ति के ऊपर जिससे ऊपर वाले ने नवाजा है। जी, मैं भी एग्री करती हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी मुकाम पे पहुँचना है तो उसको ज़रूर वक्त लगता है, तो हमें धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बहुत नीचे से बहुत ऊपर का मुकाम देखा है ज़िंदगी में, तो मैं चाहूँगी कि एज़ आप एक यूथ आइकन हैं हम सब यंगस्टर्स के लिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो लोग राइटिंग को एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? राइटिंग के लिए देखिए, मेरे पास एक ही टिप्पणी है, वो मैंने खुद को दी थी, तो वो थोड़ा सा वर्क किया, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं शेयर करूँ आप लोगों से। कोई भी काम करो, झाड़ू भी मारो तो इस तरह मारो कि कोने में कतरा भी ना रह जाए, शिद्दत। तो मुझे लगता है कि जैसे पानी का स्वभाव कैसा होता है कि या तो वो 100 डिग्री पे भाप बन जाएगा या फिर वो 0 पे रह के बर्फ़ बन जाएगा। उसका 1 से 99 तक का जो स्टेट है, हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही होती है कि आप या तो करो तो बिल्कुल 100% करो या करो ही मत, 0 पे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना दुनिया को ना आपको, सच में। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो कि आप उसमें अपनी पूरी जान को लगा दो, पूरा आपके कड़ कड़ रोआ रोआ आपका वही हो जाना चाहिए जो आप कर रहे हो। ऐसा कहते हैं ना कि जब कोई काम को ऐसा करो, जैसे जब मैं लिखता हूँ तो मैं राइटर नहीं रह जाता हूँ, मैं राइटिंग बन जाता हूँ। जब कोई पेंटर पेंटिंग करता है तो वो पेंटर नहीं रह जाता, वो खुद पेंटिंग बन जाता है। एक्टर एक्टर नहीं रह जाता, एक्टिंग हो जाता है, खुद ही इतना मर्ज हो जाता है। वो दो चीज़ें एक होने की जो कला है, आई थिंक वही शिद्दत है, वही एक कुंजी है किसी भी चीज़ को पा लेने की। तो मुझे लगता है कि बस कोई भी काम करो तो वो इस तरीके से ही करो कि वो आपकी पूरी दुनिया है, बाकी हर चीज़ ब्लर हो जानी चाहिए, इससे हर चीज़ मिल जाती है। तो मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि आप यूथ आइकन हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो एज अ मोटिवेशन आप हम सबको, हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं कोई मोटिवेट करने का ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा जो भी मैंने अनुभव किया है वो मैं शेयर ज़रूर करता हूँ अपने दोस्तों से, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अगर वो काम आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो ह्यूमन लाइफ है बहुत बहुत प्रीशियस है, तो इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जो भी दुनिया को दे सकते हैं अपनी कला के माध्यम से, अपनी करुणा के माध्यम से,
या कोई और भी माध्यम हो, जो भी सकारात्मकता, जो भी पॉजिटिविटी आप स्प्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि आप बहुत प्रिविलेज्ड स्पीशीज़ हैं हम लोग इंसान हैं। हम लोग ही ये फ़ोन बनाते हैं जिससे हम ऐसे इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। हम ही ऐसे हर चीज़ हमारी ही बनाई हुई है। जानवरों में कोई बीमारी आती है तो भी हम ही वैक्सीन ढूँढते हैं, और इंसानों में कोई आती है तो भी हम ही वैक्सीन ढूँढने की कोशिश करते हैं। मिली तो नहीं अभी तक, लेकिन कोशिश करते हैं। तो वो इंसान बहुत प्रिविलेज्ड है, ये स्पीशीज़। तो मुझे लगता है कि जो भी है, ढूंढो आप क्या हो, आप कुछ हो, ये ज़रूर मानना। कुछ नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसकी मैं बता सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल होता है कि आप कुछ नहीं है, होते हो कुछ। आप ढूंढो कि क्या हो, और मिले उसको बिल्कुल शिद्दत से तराशो उसे, और फिर मेरा पूरा यकीन है कि आप दुनिया में वो चीज़ें दोगे जो पहले कभी नहीं हुई हैं। आप दुनिया वो चीज़ महसूस करने लगेगी, उतना प्यार आएगा इस दुनिया में जो शायद पहले कभी नहीं आया है। और वो एक इंसान काफ़ी होता है हर चीज़ कर देने के लिए। गौतम बुद्ध एक इंसान थे, लेकिन आज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ्स को उन्होंने, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइंड्स को उन्होंने शांत कर दिया अपने एक सिर्फ होने से। तो बहुत ताकत होती है एक इंसान में, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच शोभित कि आज आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी मोटिवेटिंग बातें बोली। बिकॉज़ हम सब कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से थोड़े से स्ट्रेस में हैं। माना कि हमें ये वक्त चाहिए था, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये वक्त चाहिए था, क्योंकि कई बार हम 6-6 महीने 1-1 साल तक घर नहीं आ पाते। तो ये मौका था परिवारों के साथ रहने के लिए। पर आपने आके इसमें 4 चांदनी लगा दी, क्योंकि थोड़ी सी मुस्कुराहट हमेशा इंसान का खून भी बढ़ा देती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हम सबके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग ऑन बी वोकल विद अनुवेक्षा। टेक केयर, स्टे सेफ। मुंबई थोड़ा सा ख़राब सिचुएशन में है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब और आप भी घर पे रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ अनुवेक्षा।